in this lecture we'll be covering module 1, that is your of macroeconomics. इसका हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने वाले हैं इस वीडियो में, एंड थोड़ा बहुत बेसिक्स भी आपको इससे समझ में आ जाएंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज इसी चैनल पे हम बाकी सब्जेक्ट्स भी ऑफ MA इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं. ठीक है, और इसके अलावा भी आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, सो यू कैन कमेंट दैट डाउन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, अब ये आपको अगर नाम याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं रहता है तो आप नॉर्मल इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थॉट भी दे सकते हो. नाउ अब हम बात करेंगे कि हमने ये क्वेश्चन कहाँ से लिया. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे पहले. दैट इज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो ये हम बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात हो रही है. ठीक है, आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ पे आपको मैक्रो के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता है. ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यार मैक्रो इकोनॉमिक थॉट जो था वो कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या चेंजेस आए ओवरऑल इस डिसिप्लिन में, इस बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम है ये ट्रैक्टेनबर्ग, इन्होंने अपने वर्क में इसकी चीज़ के बारे में बात करी थी. तो इफ़ यू कैन रिमेंबर दैट नेम वेरी वेल, इफ़ नॉट देन इट्स ओके. ठीक है, तो अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं माइक्रो और मैक्रो की. माइक्रो में क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल कंपनी, एक इंडिविजुअल पर्सन, एक पर्टिकुलर मार्केट, इसकी बात कर रहे होते हैं. जबकि मैक्रो के अंदर वी टॉक अबाउट एग्रीगेट. अच्छा, आप एग्रीगेट पे आप किसकी बात करोगे? एग्रीगेट पे क्या करोगे? मेरे दोस्तों की बात नहीं. एग्रीगेट पे आप बात करते हो एज अ नेशन. ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पे, पूरे होल लेवल को आप एक कंसिडर करके देखते हो. ठीक है, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखो, द इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थॉट रिफ्लेक्ट चेंजिंग परसेप्शंस अबाउट हाउ एन इकोनॉमी फंक्शंस एग्रीगेट लेवल पे. यही मैंने बोला. ठीक है, कि हम जब इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थॉट देखते हैं तो इसमें हम ये समझते हैं कि कैसे जो चेंजिंग परसेप्शंस है अबाउट कैसे एक इकोनॉमी फंक्शन करती है, किस पे, एग्रीगेट लेवल पे क्या क्या इश्यूज उसके सामने आते हैं. जैसे कि आउटपुट का इशू आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट का आता है, इन्फ्लेशन का आता है, ग्रोथ. अब हम इसको कैसे समझें और कैसे मैनेज करें, इससे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक मोटा तौर पे डील करती है. ट्रैक्टेनबर्ग जो थे अपने डिस्कशन के अंदर बोलते हैं ऑन द इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, एक सिस्टमैटिक अकाउंट प्रेजेंट करते हैं कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डेवलप हुई. हिस्टोरिकल कंडीशंस, मतलब देखो कोई भी इकोनॉमी होती है ना वो इस तरीके से चलती है. ठीक है, उसमें बूम पीरियड आता है. ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा बूम पे, और एक ऐसा पीरियड आता है जब वहाँ पे बिल्कुल ही इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो हिस्टोरिकल कंडीशंस आई, इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखे दुनिया ने, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स भी हुई, तो कैसे ये ओवरऑल इवॉल्व होती चली गई. रेदर देन व्यूइंग मैक्रो इकोनॉमिक एक स्टैटिक डिसिप्लिन के तौर पे, ट्रैक्टेनबर्ग ने एम्फसाइज किया कि भाई ये बहुत डायनेमिक नेचर का है. फॉर दैट मैटर आप इकोनॉमी को कभी स्टैटिक देख भी नहीं सकते हो. इकोनॉमी डायनामिक है, हर दूसरे दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे चेंजेस आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लेबर से चेंजेस आ रहे हैं, कैपिटल से चेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट होती जा रही है. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे अभी कोविड-19 आ गया था तो इकोनॉमी क्रैश हो गई. ठीक है, बिकॉज लॉकडाउन लग गए थे, काम नहीं हो रहा था. इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक प्राइमरीली इमर्ज कैसे करती है? इट इमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. देखो, सबसे पहले क्या होती है, एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, यानी कि चीज़ें सही से चल नहीं रही होती हैं, तब आती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स. मास अनएम्प्लॉयमेंट होता है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आ रहे होते हैं. ये जो होता है ना, ये जो चीज़ हम बोल रहे थे ये होता है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, बट बहुत ज़्यादा आना इज समथिंग जिसको फिर डील करना पड़ता है. हम एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक्स को रीजनिंग अलोन. From the classical belief in self-regulating markets to Keynesian interventionism and later developments such as monetarism, new classical economics and new Keynesian economics, macroeconomic theory has undergone significant transformation. ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, so I am not explaining it right now. ट्रैक्टेनबर्ग का फ्रेमवर्क जो है वो हमें समझने में मदद करता है कि कैसे ये इवोल्यूशन जो था वो कॉन्टिन्यूस था. इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट, क्रिटिक और सिंथेसिस. ठीक है, सबसे पहले देखो क्लासिकल इकोनॉमिक्स. क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते थे? अब ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे ना, इन्होंने फाउंडेशन बनाई किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक थॉट की.
ये शुरू करते हैं सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स से, विच लेड दी फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स मैक्रो इकोनॉमिक थिंकिंग का लेट 18 और 19 सेंचुरी में। सबसे पहली बार मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स दिए थे वो दिए थे आपकी क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन कौन थे? देखो, एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे, थॉमस माल्थस थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे, ये सब थे। दे फोकस्ड ऑन लॉन्ग रन ग्रोथ, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने बोला शॉर्ट रन के ऊपर बात मत करो, लॉन्ग रन की सोचो। ठीक है, द क्लासिकल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन सेवरल की अजम्पशन। सबसे पहला था सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, जो कि ये कहता था सेल्स लॉज ऑफ मार्केट, सिंपल सी बात है, एस से याद रखना किसकी बात हो रही है, सप्लाई की। ठीक है, तो सेल्स लॉज ऑफ मार्केट क्या कहता है, एस, दैट इज सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। ठीक है, ये सिंपल सा है, ये सेल्स लॉ 1 मार्कर में भी कई जगह पूछ लेते हैं, तो याद रखना सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है, इट असर्ट्स दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज अ अच्छा, अब ये लोगों का अजम्पशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो तो मैं कुछ लोगों के लिए थोड़े थोड़े वर्ड्स भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, इट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। ये वो अज्यूम करके चल रहे हैं। देखो, कभी भी वैसे तो अगर हम इकोनॉमिकली स्टडी करें ना, तो एक चीज़ होती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट कभी हो नहीं सकता। ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी अ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बट फिर भी जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल होता है ना, उसको हम कह देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये मान के चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो नेचुरल है भाई, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ तो कोई होती नहीं है, उसको पहले ही साइडलाइन कर दिया। फ्लेक्सिबल प्राइजेस एंड वेजेस हैं, ऑटोमेटिक मार्केट क्लियरिंग, मार्केट अपने आप को खुद से डील कर लेता है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है, मतलब मनी सिर्फ नॉमिनल वैल्यूज को अफेक्ट करती है, रियल आउटपुट का मनी से कोई लेना देना नहीं है। ट्रैक्टनबर्ग के अकॉर्डिंग क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बट वाज एम्बेडेड विद इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वर बिलीव टू बी डिटरमाइंड रियल फैक्टर्स के द्वारा, जैसे कैपिटल एक्यूमुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जब भी हम देखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट से कुछ भी, जैसे अगर ये आपकी इकोनॉमी इस जगह पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, ठीक है, लेट मी शो यू इन अ पीपीसी कर्व। ठीक है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसमें हम अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, दैट मीन्स हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं, हमारे सारे रिसोर्सेज भी अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब भी हम यहाँ से कभी भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है, तो ये जो डेविएशन होगा ये सेल्फ करेक्टिंग होगा और टेम्पररी होगा। ठीक है, however Trachtenberg highlights the limitations of classical theory. It failed to explain persistent unemployment. अगर नेचुरली फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है तो फिर आज के टाइम पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को क्यों मिलता है? बिजनेस साइकिल्स को एक्सप्लेन नहीं करा और इकोनॉमिक क्राइसिस को समझा नहीं पाए। द ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s में आया था, उसने इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल अजम्पशंस दिखाया, और स्पेसिफिकली इस टर्म में, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में। फिर आती है आपकी कीनीजियन रेवोल्यूशन। अब कौन आते हैं आपके? जॉन मेनार्ड कीन्स। फिर होता है आपका मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म। अभी हम किसको पढ़ के आए? क्लासिकल को। ठीक है, अब हम किस पे आएंगे? मॉडर्न पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो क्लासिकल में किस किस के नाम याद रखने हैं? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब। ठीक है, और कीनीजियन में तो कीन्स आ जाएंगे। सबसे टर्निंग पॉइंट था ये जब कीनीजियन रेवोल्यूशन आया, जॉन मेनार्ड कीन्स का। अब इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में। मार्क द फॉर्मल बर्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब यहाँ पे अभी एक सेपरेट फील्ड की तरह स्टडी करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऊपर मेंशन किया कि पहले हम इसे अंडर पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टडी कर रहे थे। कीन्स ने क्लासिकल अजम्पशन को कि मार्केट सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं, इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और उन्होंने बोला कि भाई नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन डिटरमाइनिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की। एग्रीगेट डिमांड की सेल्स लॉ क्या कहता था कि जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड अपने आप आ जाएगी। इन्होंने बोला नहीं, एग्रीगेट डिमांड से ही डिटरमाइन होता है कि आउटपुट कितना करना है और एम्प्लॉयमेंट कितना करना है। ठीक है, स्टिकी वेजेस एंड प्राइजेस, preventing automatic market clearing, the role of uncertainty expectations and investment decisions। ठीक है, अब आप देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं लोगों के, उसमें अनसर्टेनिटी और एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। आप कहीं पे इन्वेस्ट क्यों करते हो? बिकॉज आपने भी फ्यूचर नहीं देखा, बट आप इसलिए इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि यार मुझे लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से पैसा बढ़ के आएगा मेरे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं लोग होंगे ना ऐसे जिन्होंने मार्च 2020 में भी पैसा इन्वेस्ट करा होगा अलग अलग जगहों पे, बिकॉज उनको नहीं पता था कि इतना अनफोर्सीन सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे कोविड आ जाएगा, सब चीज़ें क्रैश हो जाएंगी। ठीक है, बट अनसर्टेनिटी का रोल होता है ना, वहाँ पे मार्केट डिक्लाइन हुए,
ठीक है, क्या मार्केट वहाँ पे सेल्फ करेक्टिंग रहा कि ऐसा हुआ कि 2-4 दिन में मार्केट ने वापस खुद को जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई क्रिएट कर दी? नहीं, कुछ चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे सैनिटाइजर्स, मास्क, ठीक है, और कुछ की बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, सो दिस वॉज वॉट वी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब देखो, द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब जिस चीज़ का जितना लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है, मतलब जितनी जल्दी मैं उस चीज़ को कैश में एक्सचेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ट्रैक्टनबर्ग नोट्स दैट कीन्स ट्रांसफॉर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय शिफ्टिंग अटेंशन लॉन्ग रन से शॉर्ट रन पे। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी बिकेम अ पावरफुल टूल टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिसेशन, वाइल मॉनेटरी पॉलिसी प्लेड अ सपोर्टिव रोल। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की होती है। द कीनीजियन फ्रेमवर्क वॉज फर्दर डेवलप बाय इकोनॉमिस्ट सच एज हिक्स, इन्होंने ISLM मॉडल दिया, सैमुएल्सन एटसेट्रा। ठीक है, नाउ who formalized Keynes' ideas and made them more amendable to empirical analysis और policy application। पोस्ट कीनीजियन डेवलपमेंट्स आए और फिर आए आपके न्यू क्लासिकल सिंथेसिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्टनबर्ग द पीरियड फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड विटनेस द राइज ऑफ न्यू क्लासिकल सिंथेसिस। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वापस से इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब हुई, तब आए आपके न्यू क्लासिकल सिंथेसिस वाले इकोनॉमिस्ट। ठीक है, विच अटेम्प्टेड टू रिकनसाइल कीनीजियन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल के साथ। इस सिंथेसिस ने कीनीजियन इंटरवेंशन को एक्सेप्ट किया शॉर्ट रन में और क्लासिकल बिलीव्स को भी लॉन्ग रन में सही माना। तो बेसिकली इन्होंने कीनीजियन के भी गुड पॉइंट्स उठा लिए और लॉन्ग रन वाले क्लासिकल के भी गुड पॉइंट्स उठा लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ कीनीजियन डिमांड मैनेजमेंट ताकि इकोनॉमी स्टेबलाइज रहे, लॉन्ग रन के फुल पोटेंशियल में ताकि प्राइस स्टेबिलिटी हो पाए, इंटीग्रेशन ऑफ कीनीजियन मैक्रो मॉडल्स विद न्यू। Trachtenberg argues that this synthesis dominated macroeconomic thinking from the 1940s to 1960s, influencing economic policy across developed countries. गवर्नमेंट ने भी फिस्कल पॉलिसी को यूज़ किया डिमांड को मैनेज करने के लिए, जिससे सस्टेन्ड ग्रोथ हो और पोस्ट वॉर पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लो रहे। However, the synthesis also diluted कुछ कीन्स के more radical insights, particularly regarding uncertainty और expectations. इससे क्या हुआ, फ्यूचर क्रिटिक्स को एक रास्ता मिला। फिर आता है मॉनेटरिज्म। मॉनेटरिज्म वॉज अ काउंटर एवोल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मॉनेटरिज्म। मॉनेटरिज्म वॉज व्हाट, मॉनेटरिज्म वॉज अ काउंटर एवोल्यूशन। द नेक्स्ट मेजर फेज इन द एवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थॉट एज आउटलाइंड बाय ट्रैक्टनबर्ग वॉज मॉनेटरिज्म, विच वॉज लेड बाय मिल्टन फ्राइडमैन। मॉनेटरिस्ट चैलेंज कीनीजियन डोमिनेंस बाय रीअसर्टिंग द इम्पोर्टेंस किसका, मनी का इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में। अब देखो, सेंट्रल प्रोपोजिशंस ऑफ मॉनेटरिज्म क्या थे कि मनी सप्लाई जो है वो प्राइमरी डिटर्मिनेंट होती है नॉमिनल इनकम की। जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की मैंने ऊपर बात करी थी, वो कंसेप्ट मॉनेटरिस्ट लाए। लॉन्ग रन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी हो जाती है। स्केप्टिज्म अबाउट डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी। आप ये एम्फेसाइज करते हैं फ्राइडमैन का क्रिटिक ऑफ द फिलिप्स कर्व। फ्राइडमैन आर्ग्यू दैट एनी ट्रेड ऑफ जो होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, वो टेम्पररी होता है एंड वो एक्सप्लॉइट एंड दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लॉइट इट की वजह से इन्फ्लेशन फर्दर बढ़ेगा ही और कम नहीं होगा। मॉनेटरिज्म गेन्ड प्रोमिनेंस 1970s में, जब एक पीरियड था स्टैगफ्लेशन का, विच कीनीजियन मॉडल स्ट्रगल टू एक्सप्लेन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि इकोनॉमी आपकी स्टैगनेंट है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बट इन्फ्लेशन हुए जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्टनबर्ग मॉनेटरिज्म रिप्रेजेंटेड अ पार्शियल रिटर्न क्लासिकल आइडियाज को, बट एक स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल फोकस होना चाहिए। फिर आए आपके न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जिन्हें हम रैशनल एक्सपेक्टेशन वाले भी बोलते हैं। ट्रैक्टनबर्ग आइडेंटिफाई करते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स को एक फर्दर एवोल्यूशन के तौर पे, जो मॉनेटरिज्म के ऊपर बिल्ड करते हैं वाइल इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन, जो कि रॉबर्ट लुकास का था। की अजम्पशंस क्या होते हैं इसके, इकोनॉमिक एजेंट्स का रेशनल एक्सपेक्टेशन होता है। रेशनल एक्सपेक्टेशन मतलब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। मार्केट क्लियर होते रहते हैं कंटिन्यूसली। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस रियल शॉक के रिस्पॉन्स में आते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक पॉलिसीज इनइफेक्टिव क्योंकि पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन में होती है। ट्रैक्टनबर्ग आर्ग्यू दैट दिस स्कूल रिवाइव द क्लासिकल बिलीफ सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट में, बट एक मॉडर्न एनालिटिकल फ्रेमवर्क दिया। ये स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस थे, पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन और मार्केट क्लियरिंग की, इससे इसका रियलिज्म लिमिट हुआ। नेक्स्ट वॉज न्यू कीनीजियन इकोनॉमिक्स। अब कीन्स के भी एक नया स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ, जिन्होंने उसको फर्दर आगे बढ़ाया। इन्होंने कंस्ट्रक्टिव इवोल्यूशन किया रेदर देन कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ अर्लियर आइडियाज। नॉर्मल रिजिडिटीज जैसे मेन्यू कॉस्ट और वेज कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करी, इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करी, मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस की बात करी। ठीक है,
Trachtenberg highlights that new Keynesian economics forms the backbone मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की, जिसमें हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग और सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं. कंटेम्प्रेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और अभी क्या डिबेट चल रहा है देखो. कंक्लूड करते हैं बाय नोटिंग दैट मैक्रो इकोनॉमिक थॉट कंटिन्यूज टू इवॉल्व. द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 का आया, उसने रिन्यू कर दिया वापस से कीनीजियन इंटरेस्ट में. कीनीजियन फिस्कल पॉलिसी के ऊपर लोग समझने लगे, जैसे इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन. इन्होंने फर्दर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो ब्रॉडन कर दिया है. मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्रीजिंगली कंबाइंस इनसाइट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि कोई सिंगल थ्योरी जो है वो सारे इकोनॉमिक फिनोमिना को नहीं एक्सप्लेन कर सकती. सो वी नीड गुड्स ऑफ ऑल द थ्योरीज. कंक्लूड करेंगे, एनालिसिस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट इन्होंने दिया, जहाँ पे इन्होंने डिसिप्लिन के बारे में बात करी कि कैसे डिबेट्स हुए, कैसे चीज़ें हैं. तो सबसे पहले आए क्लासिकल, देन आए कीनीजियन, देन आए मॉनेटरिस्ट, फिर आए न्यो क्लासिकल, फिर आए न्यो कीनीजियन. ठीक है. और सॉरी बीच में एक बार क्लासिकल, कीनीजियन, फिर न्यो क्लासिकल, फिर उसके बाद आए आपके मॉनेटरिस्ट. ठीक है. और इसी के साथ हम रेदर देन सीकिंग अ फाइनल या यूनिवर्सल थ्योरी, हम प्रोग्रेस करते गए डायलॉग्स के साथ बिटवीन कॉम्पीटिंग आइडियाज और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक रियलिटी को समझते जाएंगे. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वील कवर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास.